नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सबकी नजर। दोनों गठबंधन में सीटों पर माथापच्ची जारी। उत्तराखंड ने समान शिक्षा प्रणाली की तरफ बढ़ाया कदम। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मिली मंजूरी। खत्म होगा मदरसा बोर्ड। बिहार और नेपाल में भारी बारिश से तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। कोसी बराज से आज सुबह छोड़ा गया 1,62,610 क्यूसेक पानी। नेपाल में भारी बारिश से अब तक 52 लोगों की मौत। अमेरिकी सेनेट में शटडाउन खत्म करने वाला फंडिंग बिल फिर नहीं हुआ पारित। व्हाइट हाउस ने बड़े पैमाने पर छंटनी की दी चेतावनी। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज और टी20 सीरीज के पहले 2 मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। मार्नस लाबुशेन वनडे टीम से बाहर। मिशेल स्टार्क की वापसी। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 2 चरण में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन दोनों ने अभी अपनी सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं किया है। दोनों ही गठबंधन इस कोशिश में है कि उम्मीदवारों की इच्छाओं और जीत की संभावनाओं के बीच संतुलन बनाया जा सके। 2020 के चुनाव के बाद से दोनों गठबंधनों के दलों में बदलाव आया है और अब तक 243 सीटों के लिए ज्यादा दल दावेदार है। सूत्रों के अनुसार एनडीए में जनता दल यूनाइटेड 107 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची 31 सीटें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा HAM और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP के बीच बांटी जा सकती हैं। जेडीयू ने सीटों के संतुलन की जिम्मेदारी बीजेपी पर छोड़ी है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू गठबंधन में प्रमुख साझेदार है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। जहां तक एलजेपी, रामविलास, HAM और RLSP की बात है, तो ये बीजेपी के सहयोगी हैं और उनके साथ समझौता करना बीजेपी की जिम्मेदारी है। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर, बीजेपी ने 110 सीटों पर और जीतन राम मांझी की HAM ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय एकजुट लोक जनशक्ति पार्टी LJP ने दोनों गठबंधनों से अलग होकर 134 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। चिराग पासवान के इस फैसले के चलते पार्टी में टूट हो गई और उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस पार्टी ने 6 मई से 5 लोकसभा सांसदों को लेकर अलग हो गए। इस चुनाव में चिराग पासवान के LJP रामविलास फिर से एनडीए में शामिल हो गई है, जिससे सीटों का बंटवारा और पेचीदा हो गया है। पूरा एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़े। सरकार बनने से अगले 25 साल में बिहार कहां खड़ा होगा। आप सब जानते हैं कि 1991 में 1991 में जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो बहुत सारे स्टेट में आईटी इंडस्ट्री आ गई। अब वो 15 साल बिहार नेगेटिव ग्रोथ में चला गया। ये जो 15 साल हम लोग चूके, जब देश में उदारीकरण के दौर में उद्योग लग रहा था, ये मौका हम लोगों को नहीं चूकना है। अगले 5 साल में मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है उद्योग लाने का, इन्वेस्टमेंट लाने का, 2 लाख महिलाओं को उनको सम्मानजनक ढंग से रोजगार से जोड़ रहे हैं, इसीलिए पैसा देना शुरू किया है और 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में रोजगार। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी ना, जिसमें राहुल गांधी से पूछा गया कि आपके गठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। बगल में तेजस्वी जी बैठे थे, वो हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे राहुल जी की तरफ, मगर राहुल जी ने नहीं बोला और उनका मुंह लटक कर रह गया। तो मुझे लगता है गठबंधन तो छोड़िए, अब तो परिवार के अंदर मामला दूसरा है। वो लालू प्रसाद यादव जी किसी ज़माने में जो कहते थे अपने वो गरीब गुरबा का नेता हूँ, अब उनके सामने ये दुविधा है कि वो इस बिटवा का नेता या उस बिटवा का नेता, इस बिटिया का नेता या उस बिटिया का नेता, यानी परिवार के अंदर भी समस्या आ गई है। अगले महीने हम सब मिलकर
लोकतंत्र के महापर्व के रूप में चुनाव को मनाएंगे, अपार हर्ष का विषय है। हम सब ने इसकी पूरी अच्छी तैयारी कर रखी है और निश्चित रूप से आगामी विधानसभा के चुनाव में जो 2 चरणों में होने वाला है, उसमें बिहार के लोग नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को मौका देंगे। विपक्षी महागठबंधन के लिए भी स्थिति आसान नहीं है। महागठबंधन में सीटों का पेच अभी तक सुलझा नहीं है। आज भी सीटों के समझौते पर महागठबंधन दलों की बैठक हो रही है। लेफ्ट पार्टियों के साथ तेजस्वी यादव के आवास पर सीट बंटवारे पर बैठक हो रही है। महागठबंधन में कल तक बड़ी पार्टियां जिताऊ सीट छोड़ने को तैयार नहीं थीं। सीपीआई महासचिव से बातचीत के लिए पटना पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार आज शाम में महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है। आरजेडी, जिसने पिछले चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, अब 130 से कम सीटों पर उतरने को तैयार नहीं है। ऐसे में बची हुई 113 सीटें कांग्रेस समेत 5 सहयोगी दलों के बीच बांटी जानी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को 58 से 60 सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस की पहली सीईसी की वर्चुअल मीटिंग कल दोपहर 2:30 बजे बिहार चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए होगी, जिसमें पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पर मोहर लगाएगी। वहीं सीपीआई को 6 सीटें और सीपीआईएम को 4 सीटें देने की पेशकश की गई है। ये संख्या 2020 के चुनाव के मुकाबले पहले जैसी ही है। मिली जानकारी के अनुसार सीपीआई इस प्रस्ताव से खुश नहीं है। आगे की बातचीत के लिए पार्टी के महासचिव डी राजा पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि वे महागठबंधन में अपने दल के लिए उचित मांग कर रहे हैं। Our party, the Communist Party of India, is part of Maga Gadbandhan in Bihar, and we are fighting the elections. We will fight a reasonable number of seats, and we are confident that people of Bihar. What's your demand, sir? How many seats do you demand? No, that we will discuss. We will finalize. हमारे महागठबंधन में तमाम दलों के बीच में एक सहमति तो है ही कि फुटप्रिंट बिहार का बढ़े, बिहार के बदलाव की जो बयार है उसका फुटप्रिंट बढ़े और सारी चीजें एमिकेबली सेटल हो जाएंगी। बस चंद घंटे और एक आध दिन। हमारे मुख्यमंत्री जी का समर्थक समूह है, उनमें बहुत बेचैनी है। ये वो जनता दल यूनाइटेड नहीं है जिसकी नींव संभवतः नीतीश जी ने बाकी लोगों के साथ मिलकर रखी थी। उस नींव की ईंटें उखाड़ करके लोग बीजेपी दफ्तर पहुंचा चुके हैं। चिंता उस बात की भी थी और उसी संदर्भ में इसे देखना चाहिए, क्योंकि वो बेचैनी उनके समर्थक समूह की। बिहार में आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया है। सार्वजनिक स्थलों से प्रचार सामग्री हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। दानापुर के प्रशासन के नेतृत्व में रोड, बाजार और सड़कों से बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये कार्रवाई आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के अलावा जनसुराज पार्टी पहली बार ताल ठोक रही है। बिहार विधानसभा चुनाव पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी करेगी। हम लोग अभी से लेकर चुनाव तक जितनी ताकत, जितनी ईमानदारी से पहले कोशिश करते आए हैं, उतनी मेहनत से अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। अब हमने अपनी बात रख दी है, अब प्रत्याशियों की बारी है। प्रत्याशियों की सूची 9 तारीख को जारी होगी, उसके बाद सारे प्रत्याशी जनता के सामने होंगे। जनता को अब तय करना है। इस समय पटना से हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ गए हमारे साथ। कुमार, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और तारीखों का ऐलान होते ही तभी सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी अपनी कमर कस ली है। महागठबंधन की बात की जाए तो सीट बंटवारे को लेकर क्या पेच यहां फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्या आरजेडी इस समय बड़ी भाई की भूमिका निभा रहा है और कांग्रेस इस समय क्या अपनी सीटों को लेकर कुर्बानी देने के लिए तैयार नजर आ रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। जी बिल्कुल, आज दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें महागठबंधन के तमाम दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो शामिल होंगे। और आपने जैसा कि कहा, डी राजा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य भी पटना में है इस समय। और जहाँ तक सीटों की बंटवारे की बात है तो एक तरह से आपने जिस तरीके से सीपीआई के बारे में कहा कि सीपीआई ने 22 सीटों की मांग की थी और सीपीएम ने भी 14 सीटों की मांग की थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 6 सीटें सीपीआई को दी जाएगी गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत और 4 सीटें सीपीएम को दी जाएगी।
और सीपीआई और सीपीएम का जो प्रदर्शन रेट रहा था, 6 में से 2 सीटें सीपीआई जीती थी और सीपीएम ने 4 में से 2 सीटें जीती थी। तो अब इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया था, सीपीआई और सीपीएम दोनों ने मिलकर, और एक दबाव बनाने की कोशिश की थी कि हमें उचित हिस्सा दिया जाए महागठबंधन में। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उन्हें जो पुराना जो फार्मूला था, जो पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में सीपीआई और सीपीएम को मिला था, वही उन्हीं सीटों से उन्हें संतोष करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो कांग्रेस राजद के बाद सबसे बड़ा दल है और पिछली बार 70 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही खराब था। 19 सीटें वो जीत पाए थे और उनके 2 विधायक, विक्रम के विधायक और एक और विधायक उनके एनडीए में शामिल हो गए थे। तो आपने जैसा ही कहा कि 58 से 60 सीट, लेकिन मुझे जहां तक सूत्रों के हवाले से जो मालूम हो रहा है, वो 50 सीटों तक सीमित रखने का प्लान है आरजेडी का। और इसका जो -20 सीटें अगर माइनस होती है तो 6 से 7 और अधिक सीटें, यानी कि 20 सीटें मिली थी सीपीआई-एमएल को, इस बार उन्हें 27 से लेकर 30 सीटों तक तोहफा दे सकती है आरजेडी अपनी ओर से। तो महागठबंधन में जो पेच है आरजेडी की ओर से या जो भी बड़े नेता है महागठबंधन के, भले ही सामने कुछ कह नहीं रही हैं, लेकिन अंदर अंदर जो सीट शेयरिंग की बात है वो अभी तक सुलझी नहीं है। रही बात एनडीए की, तो एनडीए में लगभग जो सहमति है वो बन गई है सीट शेयरिंग को लेकर के। लेकिन चिराग पासवान जो थे, थोड़ा सा वो नाराज तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि और उनकी भागीदारी महागठबंधन में हो। 24 सीटों से अधिक सीटें वो चाहते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जहां तक बात करें, जीतन राम मांझी की जहां तक हम बात करें, तो दोनों संतुष्ट हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार के बीजेपी प्रभारी हैं, उनसे लगभग फाइनल सेटलमेंट उनका हो गया है। तो महागठबंधन में अभी पेच जारी है। लेकिन हम एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए का जो सीट शेयरिंग है वो लगभग तय हो चुका है। अब आज का जो दिन होगा, आज और कल का जो दिन होगा, वो महागठबंधन और एनडीए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और वो जो प्रत्याशी है, एक और चीज हुई है, खासकर एनडीए और आरजेडी महागठबंधन दोनों में। आरजेडी ने भी एक सर्वे करवाया है कि किस उम्मीदवार का परफॉर्मेंस सही था, किस उम्मीदवार का परफॉर्मेंस खराब रहा 5 सालों में प्रतिनिधि का। उसी तरीके से बीजेपी ने भी बहुत बड़ा सर्वे करवाया है अपने जो उनके प्रतिनिधि जीत के गए थे 2020 में। तो एक कहा जा रहा है कि भारी मात्रा में टिकटों की कटौती हो सकती है। जो वर्तमान प्रत्याशी हैं, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है क्षेत्र में, और सर्वे के आधार पर उनका टिकट कट सकता है। ये बीजेपी में भी हो रहा है और ये आरजेडी में भी हो रहा है। और दोनों ही गठबंधन जो है, अति पिछड़ा जो वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जब सूची इन दोनों गठबंधन की जारी होगी, तब किस वर्ग को, यानी कि बिहार में अगर आप राजनीति करते हैं तो जाति एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो इस महत्वपूर्ण फैक्टर में अभी अति पिछड़ी जो जाति है, और कुमार कहीं ना कहीं देखें, अगर 2020 की तुलना में ये चुनाव देखें तो चुनावी समीकरण बहुत बदले हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। कई गणित अब बदल चुका है और उस गणित को लेकर ही काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ ही पेच इस समय फंसा हुआ नजर आ रहा है। बड़े दल में कहीं ना कहीं देखें तो सीट बंटवारा फिर भी तय हो जाएगा, लेकिन जो छोटे दल हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें लेने की होड़ में इस समय नजर आ रहे हैं। क्या सही है ये कुमार? बिल्कुल सही। ये जो छोटे दल हैं, इनका ये अगर थोड़ा हंग असेंबली होता है या 2-4 सीटों से दोनों गठबंधन, तब इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। वो जो चाहे एनडीए में हो चाहे महागठबंधन में हो। आप अभी जो विश्लेषण देखें कि पिछले में महागठबंधन में जो दल शामिल थे, अभी जो पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो वीआईपी पार्टी पिछले चुनाव में एनडीए के साथ थी। ये अलग बात है कि उनकी जो पार्टी के जो सदस्य थे वो फिर बाद में बीजेपी में चले गए। उसी तरीके से लोजपा रामविलास जो पार्टी है चिराग पासवान एनडीए के कुनबे में नहीं थे और वो अकेले चुनाव लड़े थे। और इसका बहुत बड़ा डैमेज हुआ जनता दल यू को, क्योंकि उन्होंने जनता दल यू के खिलाफ ही अपने प्रत्याशी उतारे थे। और जनता दल यू के जो नीतीश कुमार थे, जो बड़े भाई की भूमिका में होते थे, वो लोजपा के चुनाव लड़ने से उन्हें डैमेज हुआ। और इस बार अगर हम देखें कि लोजपा भी साथ में है एनडीए की, तो अब जो एनडीए का पलड़ा महागठबंधन से हम कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा ही भारी हम मान सकते हैं। बिल्कुल कुमार, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। तो कुमार हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि कैसे इस समय बिहार में राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई और सीट बंटवारे को लेकर अगर दोनों ही गठबंधन देखे तो इस समय पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। माथा पच्ची अभी भी जारी है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे बिहार में जो विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है उसको अब देश भर में कैसे लागू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट पर क्या टिप्पणी आती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद।
हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में जहां चुनाव आयोग ने SIR के बाद आई अंतिम मतदाता सूची के आधार पर चुनाव करवाने जा रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़े मामलों पर अंतिम सुनवाई होने वाली है। बिहार में SIR की वैधता पर कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में चुनाव आयोग को चेतावनी भी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर उन्हें प्रक्रिया में कोई अवैधता मिली तो पूरे चुनाव प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि वो बिहार SIR पर टुकड़ों में फैसला नहीं दे सकती, क्योंकि उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आयोजित SIR पर लागू होगा। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल प्रेस वार्ता के दौरान ये संकेत दिए कि इसे जल्द ही पूरे भारत में लागू किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में SIR पर आज सुनवाई है। विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया बिहार में चली थी और उसके बाद आज आ सकता है विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR पर बड़ा फैसला, जिसे देश भर में कैसे लागू किया जाए इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। और SIR पर लेकर ये अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण पर आज बड़ा फैसला उच्च न्यायालय दे सकता है। कल मुख्य चुनाव आयुक्त और सीधा रुख करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय संबोधित कर रहे हैं। बारे में कुछ बातें करूं और कुछ अपने विचार भी आप सबके साथ शेयर करूं। साथियों, अभी यहाँ आने से पहले मैं आपके स्टार्टअप एग्जीबिशन को देख रहा था और मुझे देखकर खुशी हुई है कि आप सभी इनोवेटर्स उन तमाम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस का समाधान लाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कुछ चैलेंजेस का समाधान आप लाने में कामयाब भी हुए हैं, जो लंबे समय से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रक्षा मंत्री के रूप में तथा भारत के एक नागरिक के रूप में यह मेरे लिए एक प्रसन्नता का विषय है और साथ ही हमारे लिए संतोष का विषय है कि आप लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और प्रसन्नता इस मामले में भी है कि हमने 60 टर्म में एक टारगेट तय किया और आप लोगों ने उसके लिए जी तोड़ मेहनत की और फाइनली हमने उस टारगेट को अचीव किया। अगर हम मोर देन 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन और 24,000 करोड़ का अप्रॉक्सिमेटली डिफेंस एक्सपोर्ट कर पाए हैं, तो इसमें आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इसके लिए भी मैं आप लोगों का के जो इफर्ट्स रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। और यह सब दिखाता है कि आगे भी आप सभी जब कोई टारगेट सेट करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता हासिल होगी और उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश मैं समझता हूं कि नहीं है। लेकिन इस प्रसन्नता के साथ साथ मुझे इस बात का संतोष भी है कि जो हमारे आप सब हैं वह आज उन डीप, डिसरप्टिव और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज पर महारत हासिल कर रहे हैं जो न सिर्फ उनकी बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल जर्नी को भी एक अलग दिशा दे रहा है। मैंने देखा कुछ ऐसे यहां पर जो रखे गए थे गैलरी में। साथियों, जब मैं भारत की टेक्नोलॉजिकल जर्नी की दिशा बदलने की बात कर रहा हूं तो यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी सावधानी के साथ भी कर रहा हूं। 2018 में जब हमने आईडेक्स लॉन्च किया था तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले इस देश में टैलेंट की कमी थी, टैलेंट उसके पहले थे।
अथवा उसके पहले इस देश में इनोवेशन की कमी थी। क्योंकि 2018 से पहले की स्थिति भी आप देखें तो पूरी दुनिया भर में भारत से निकला हुआ युवा हमेशा अपना परचम, अपना झंडा लहराता रहा है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत से निकले नौजवानों ने सिलिकॉन वैली तक में अपना परचम लहराया है और हमेशा से भारतीय टैलेंट की कद्र पूरी दुनिया ने की है। पर उस समय स्थिति ऐसी थी कि हमारा जो टैलेंट था वो हमारे लिए कम यूटिलाइज हो रहा था और दूसरे देशों के लिए ज्यादा यूटिलाइज हो रहा था। डिफेंस सेक्टर में तो यह चीज और भी ज्यादा खुलकर सामने दिख रही थी। वैसे तो हमने आईटी सेक्टर में महारत हासिल की, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी महारत हासिल की, सैटेलाइट के क्षेत्र में भी हमने महारत हासिल की, टेलीकॉम के क्षेत्र में भी तथा कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी हमने महारत हासिल की। तो फिर ऐसी कौन सी बात थी कि हम डिफेंस सेक्टर में उस टैलेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हमने इस बात पर भी विचार किया और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को धरातल पर लाते हुए हमने आईडेक्स जैसे एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, क्योंकि हम लोगों के आने के बाद ही यह शुरू हुआ है। और उसके बाद से ही आप देखेंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक तरह की क्रांति का अनुभव यह देश कर पा रहा है और इसने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू किया है जिसे सच्चे मायने में एक सक्सेस स्टोरी कहा जा सकता है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 7 सालों में 650 से भी अधिक आईडेक्स विनर्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं। फिगर हमारी सही है लगभग, जिनसे 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक के प्रोटोटाइप्स का प्रोक्योरमेंट इंश्योर किया जा चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आईडेक्स से लेकर अदिति तक सभी स्टेक होल्डर्स के प्रयास से और जो यह जर्नी सक्सेसफुली पूरी की गई है और निश्चित रूप से हमें और भी आगे ले जाने के लिए, आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, यानी इंस्पायर करेगी। साथियों, जहां तक सरकार का प्रश्न है तो हमने आईडेक्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जैसी सारी स्कीम्स के माध्यम से इनोवेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नए लेवल तक ले जाने का प्रयास किया है। और हमारा प्रयास है कि हम युवाओं को उनकी पूरी क्षमता के साथ काम करने का एक बेहतर डिफेंस इकोसिस्टम दे पाएं। यह हमारी कोशिश है। और विभिन्न पॉलिसी इंटरवेंशन के द्वारा हम लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं वह और ज्यादा सिंप्लीफाई हों, ट्रायल्स में और अधिक तेजी आए और जो इनोवेटर्स हैं उनको एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट इंश्योर किया जा सके। ये तो ठीक है, इस पर तो ताली तो बजनी ही चाहिए। इसका मतलब मत मान लीजिए कि हो गया, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश पर भी तो हमारी भी तो हौसला अफजाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे भी ईज ऑफ इनोवेशन में एक अच्छी खासी प्रोग्रेस होगी, मेरा विश्वास है। और इस संदर्भ में हम डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में भी कुछ बड़े सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल में बदलाव करते हुए डीपीएम 2025 लॉन्च किया है। और इसमें एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सरकार ने 5 साल के लिए एश्योर्ड ऑर्डर्स का भी प्रोविजन किया है, जो और 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसी तरह आईडेक्स स्कीम में लिबरल फाइनेंशियल प्रोविजंस के साथ साथ हम आईडेक्स कॉन्ट्रैक्ट में सिंप्लीफिकेशन लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथियों, भारत सरकार मॉडर्न वारफेयर की बदलती प्रणालियों के प्रति भी पूरी तरह से सजग है। आज का युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है, सभी जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका डेमो हम सब ने देखा है। और इसमें हमने देखा है कि ड्रोन, एंटी ड्रोन वारफेयर एवं एयर डिफेंस सिस्टम जैसे नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर का महत्व आजकल
बहुत बढ़ गया है और ऐसे में आपकी चुनौतियां और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वाभाविक रूप से दोनों ये बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमें न सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी इन डिफेंस आदि में महारत हासिल करनी है, बल्कि हमें ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोचना होगा जिसके बारे में दुनिया में अभी सोचा भी न गया हो। उसके बारे में भी आपको सोचना होगा और हमें यह प्रयास करना होगा कि हमारा व्यवहार सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज के इमिटेटर होने तक, हमारा व्यवहार सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज के इमिटेटर होने तक या रिएक्शनरी होने तक सीमित न रह जाए, बल्कि हमें क्रिएटिव और प्रोएक्टिव होकर भी काम करना होगा। हमारा आज जो भी डिफेंस इनोवेशन मिशन है, इसको अगर मैं इसको यदि मैं समअप करूं तो कुछ जरूरी बातें निकलकर सामने आती हैं। और आज जब हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमें 3 बड़ी बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला यह कि क्रिटिकल डिफेंस कैपेबिलिटीज में हमें हाई डिग्री ऑफ सेल्फ रिलायंस अचीव करनी होगी। दूसरा, हमें रक्षा के क्षेत्र में प्रोमिनेंट ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना ही होगा। थर्ड, कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में भारत को आगे ले जाने के लिए, भारत को एक लीडर बनाने के लिए हमें कुछ नए नीश टेक्नोलॉजीज में भी एडवांसमेंट हासिल करनी ही होगी। एग्रीड? अगर हम ये 3 चीजें कर पाए तो हम न सिर्फ 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाएंगे, बल्कि डिफेंस इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत को दुनिया के सबसे अगले देश के रूप में ले जाकर खड़ा कर दें, सबसे अग्रणी देश के रूप में। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा नवाचार संवाद को संबोधित कर रहे हैं और इस मौके पर कई बड़ी बातों का जिक्र रक्षा मंत्री ने किया कि किस तरीके से भारत सरकार मॉडर्न वॉरफेयर को लेकर सजग है और भारत के टैलेंट की कद्र दुनिया भर में होती है। ऐसे में युवाओं को डिफेंस इकोसिस्टम में किस तरीके से और सजग बनाया जाए और बढ़ावा दिया जाए, इसलिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डिफेंस इकोसिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है और कई सुझाव उन्होंने इस मंच से दिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के प्रचार और विनियमन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई होने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को लेकर हाईकोर्ट से लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की याचिका में ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के प्रचार और विनियमन को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं को हाईकोर्ट से शीर्ष न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया ताकि परस्पर विरोधी फैसलों से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था और अब देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में उन ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लंबित मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। निठारी हत्याकांड मामले में आरोपी सुरेंद्र कोहली की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोहली ने फरवरी 2011 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है जिसमें जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की बेंच ने फांसी की सजा की निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर लगाते हुए उसकी अपील खारिज कर दी थी। उत्तराखंड की खबर आ रही है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड इतिहास बनने जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उत्तराखंड में अब मदरसे ही नहीं बल्कि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक समान कानून लागू होगा। गजट नोटिफिकेशन होने के बाद ये कानून प्रदेश भर में लागू हो जाएगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और मदरसा मान्यता नियम 2019 को निरस्त किया जाएगा। इस विधेयक के लागू होने से राज्य में संचालित मदरसे समेत सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। इसके साथ ही सभी संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होना होगा। नए कानून के तहत नए प्रदेश अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित किया जाएगा जिसमें 11 सदस्य होंगे।
अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय का शिक्षाविद होगा और 6 सदस्यों में अलग अलग धर्मों से एक एक नामित सदस्य होंगे। अन्य 5 में से अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। धामी सरकार ने अगस्त में कैबिनेट में विधेयक को मंजूरी दी थी। मॉनसून सत्र में इसे विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था। अब राजभवन ने इसे मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड सरकार का यह फैसला शिक्षा व्यवस्था में समानता और आधुनिकता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 स्वीकृति मिलने पर खुशी जताई है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्यपाल का हार्दिक आभार। राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के साथ ही इस विधेयक के कानून बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस कानून के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का कार्य करेगा। साथ ही इस विधेयक के लागू होने के बाद मदरसा जैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। निश्चित तौर पर यह कानून राज्य में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायक सिद्ध होगा। अब आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की आपको बड़ी खबर बताई, जहां मदरसे बोर्ड अब समाप्त होने वाले हैं और अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को अब स्वीकृति मिल चुकी है। और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर कहीं ना कहीं एक उसकी सराहना की है और राज्यपाल से जब इसको मंजूरी मिली है तो मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से अब मान्यता लेनी होगी। आपको बता दें कि विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है और उत्तराखंड में अब मदरसे खत्म होंगे। संवाददाता हमारे साथ अवधेश नौटियाल जुड़ गए हैं। अवधेश, कितनी बड़ी ये खबर है और साथ ही साथ जब मदरसे खत्म होंगे और ये जो नई शिक्षा प्रणाली आएगी तो इससे क्या बदलाव आएंगे? देखिए, बिल्कुल जो नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जो है अल्पसंख्यक एक प्राधिकरण उसका गठन किया जाएगा और 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह अस्तित्व में आ जाएगा। इसमें 11 सदस्य होंगे और इसमें जो हर वर्ग के सदस्य लगभग इसमें 15 वर्ष जो है न्यूनतम शैक्षिक अहर्ताएं रखी गई हैं जो इस टीम में शामिल रहेंगे और तमाम एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, खासतौर से जो उत्तराखंड से शुरू होगा। तमाम इसमें केवल मुस्लिम ही नहीं, जो सिख, ईसाई, जैन और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो सभी इसमें शामिल रहेंगे। और खासतौर से जो मुस्लिम समुदाय की जो शिक्षा प्रणाली है, चाहे जो मदरसा की शिक्षा प्रणाली, उसको लेकर जो तमाम सवाल उठते हो रहे हैं, चाहे मदरसा बोर्ड की मान्यता का सवाल हो या वहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली है उसको लेकर सवाल हो, तमाम जब भी कभी छापेमारी की कार्रवाई हुई है तो तमाम तरह की खामियां जो मदरसा बोर्ड है, जो मदरसे संचालित होते हैं, उनके अंदर देखने को उत्तराखंड में मिली है, जिसको देखते हुए लंबे समय से इस पर काम हो रहा था। और अब जाकर उत्तराखंड ने इस पर जो है जब ये पूरा प्रोसेस हो गया तो उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। ये मानसून सत्र में ये विधेयक आया था और उसके बाद इस पर राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो कहीं ना कहीं जो आप इसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जब एक समान शिक्षा लागू होगी उत्तराखंड में तो जो भेदभाव की जो चीजें थी, जो धर्मों को लेकर एक जो बटा हुआ वो दिखाई देता था कि यहाँ मदरसे की शिक्षा ग्रहण की तमाम चीजें, तो वो कुरीतियां जो है वो दूर होंगी और एक समान भाव, क्योंकि सरकार ने इससे पहले भी जितने भी उत्तराखंड मदरसे थे तो सरकार ने उसके लिए भी जो स्मार्ट क्लासेज हैं उसकी व्यवस्था कर दी थी। मदरसों में जो उत्तराखंड के कई मदरसों में जो कंप्यूटर की शिक्षा थी वो शुरू कर दी गई थी। तो ये बदलाव एकदम से नहीं आया, ये बदलाव धीरे धीरे आया, तमाम चीज़ों को देखने के बाद आया और तमाम जो शिक्षा प्रणाली जो तमाम खामियां थी मदरसा बोर्ड की, उन खामियों को देखते हुए ये बोर्ड भंग किया गया है। और अब जो नया प्राधिकरण बनेगा उसके अंदर तमाम चीज़ें आएंगी। अब कोई इस तरह के सवाल नहीं होंगे कि जो है तमाम समुदाय वाइज शिक्षा बटी हुई है, एक समान शिक्षा उत्तराखंड में लागू होगी। जी, जिस तरीके से एक प्राधिकरण बनाने की बात यहाँ कही जा रही है और अलग अलग धर्मों से प्रतिनिधि जो होंगे वो इस प्राधिकरण के सदस्य होंगे, उसके लिए क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल 11 सदस्यीय ये प्राधिकरण होगा और कम से कम 15 वर्ष जो है न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है वो रखी गई है। जो भी शिक्षाविद जो भी इसमें शामिल होंगे उनको 15 वर्षों का शिक्षा का अनुभव, अलग अलग क्षेत्रों में जो शिक्षा का अनुभव उनके पास होना चाहिए, उन सदस्यों को शामिल किया जाएगा। और इसमें लगभग 11 सदस्यीय बोर्ड है वो रहेगा और इस बोर्ड में तमाम जो शिक्षाविद है वो रखे जाएंगे। शिक्षा प्रणाली को ऐसा बनाया जाएगा, जो भी सुझाव इससे आएंगे, तमाम तरह के सुझाव निकल कर आएंगे कि जैसे जो अभी तक शिक्षा प्रणाली उत्तराखंड में चले, जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड है वो चल रहा है, तो उसी के तहत ये बोर्ड भी काम करेगा। ये प्राधिकरण है ये काम भी करेगा कि शिक्षा में किसी प्रकार की भ्रांतियां ना रहे। जो नई शिक्षा नीति के तहत जिससे मोदी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति का गठन किया है, उस शिक्षा नीति का असर भी यहाँ देखने को मिले और जो सभी धर्मों के बच्चे हैं वहाँ पर भी, चाहे वो
चाहे वो हिंदी की शिक्षा जी, हो, अंग्रेजी अवधेश। की शिक्षा हो, अन्य भाषाओं। जी तमाम जानकारियों के साथ अवधेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। भगवान राम की जीवन गाथा, रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का जन्म आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन माना जाता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने ज्ञान, तप और साहित्य सृजन से समाज को सत्य, धर्म और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया। उनका जीवन, साहित्य और विचार आज भी हमें आदर्श आचरण और सदाचार की प्रेरणा देते हैं। सनातन परंपरा से जुड़े लोग उनके जन्मोत्सव को वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल से ही हमारे समाज और परिवार पर उनके सात्विक और आदर्श विचारों का गहरा प्रभाव रहा है। सामाजिक समरसता पर आधारित उनके वैचारिक प्रकाशपुंज देशवासियों को सदैव आलोकित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के कितने बड़े आधार हैं। ये महर्षि वाल्मीकि ही थे जिन्होंने हमें भगवान राम की अवतार कथाओं से इतने विस्तार से परिचित करवाया था। उन्होंने मानवता को रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया। रामायण का ये प्रभाव उसमें समाहित भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों के कारण है। भगवान राम ने सेवा, समरसता और करुणा से सबको गले लगाया था। इसलिए हम देखते हैं महर्षि वाल्मीकि की रामायण के राम माता शबरी और निषाद राज के साथ ही पूर्ण होते हैं। अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो साथ में निषाद राज और महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया गया है। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएं तो महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज मंदिर के दर्शन जरूर करें। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन आज शाम को संसद भवन परिसर में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति के इन नेताओं के साथ ये पहली औपचारिक बातचीत होगी। इस बैठक का उद्देश्य सदन के सुचारू संचालन और बिना किसी व्यवधान के सुनियोजित चर्चाओं को सुगम बनाने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करना है, जिससे बहस का समय और गुणवत्ता दोनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। चर्चा के लिए आमंत्रित लोगों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ 2 राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन शामिल हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सदस्य HD देवेगौड़ा को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर रहते हुए देश सेवा के संकल्प के 24 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने आज ही के दिन साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक की यात्रा में ढेरों पड़ाव को पार करते हुए वे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हम आगे बढ़े। 24 साल की सेवा यात्रा जो आज भी निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ 100% लक्ष्य को हासिल करने की तरफ जारी है।
आज ही के दिन साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शुरू हुई यह यात्रा 2002, 2007 और 2012 के पड़ाव से भी गुजरी, जब तमाम उतार चढ़ाव के केंद्र में रहने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बड़े नेता के रूप में उभरे। उनके नेतृत्व में गुजरात ने भुज की भूकंप जैसी आपदा का जहां दृढ़ता से सामना किया, वहीं वाइब्रेंट गुजरात ने इसे विकास के पहले पायदान पर ला खड़ा किया। और देखते ही देखते यह मॉडल देश ही नहीं बल्कि विदेशों का भी मॉडल बन गया। इसका असर 2014 के आम चुनाव में भी हुआ और 26 मई को वो तारीख भी आई जब 125 करोड़ देशवासियों ने अपनी आकांक्षाओं का भार नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कंधे पर सौंप दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में देशवासियों को अपना परिवार मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान सेवक के रूप में सबसे ज्यादा ध्यान समाज में हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान पर दिया और जन धन जैसी योजना से करोड़ों वंचितों को बैंक प्रणाली के साथ जोड़ा। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और सबसे बड़े कर सुधार जीएसटी को लागू कर देश को मिशन मोड पर विकसित राष्ट्र बनाने के दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। नारी, युवा, किसान और गरीब को विकसित भारत का आधार स्तंभ बताने वाले प्रधान सेवक को 2019 में भी भरपूर समर्थन मिला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और 30 मई को दूसरी बार जनता ने उन्हें अगले दौर की नई कहानी लिखने को मौका दिया, जिसके बाद अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आवास, सड़क नेटवर्क और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व बदलाव, कोविड जैसी चुनौती से निपटने और वैश्विक पटल पर भारत की सशक्त पहचान को उजागर किया गया। जनता के प्रति समर्पण और उनसे सीधे जुड़ाव का भाव उन्हें देश ही नहीं बल्कि दुनिया का लोकप्रिय नेता बनाता है। उनके प्रति अगाध प्रेम की वजह से जनता का समर्थन उन्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार मिलता रहा। इसलिए वे एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि तीसरी बार भी प्रधान सेवक बने। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2001 से शुरू हुई सेवा, संकल्प और समर्पण की यात्रा अभी भी अनवरत जारी है। ये यात्रा उस संकल्प की भी है जिसकी बुनियाद पर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है। ये यात्रा उस आम इंसान को भी समर्पित है जो अहम से वयम के मंत्र को न सिर्फ कहता है बल्कि उसे जीता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और भाजपा विधायक शंकर घोष पर हुए हमले की निंदा की है। सीवी आनंद बोस ने कहा कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, सांसद और विधायक पर हमला बेहद चौंकाने वाला है। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। The attack on the elected representatives of the people, the MP and the MLA, is dastardly, shocking and benumbing something which should never have happened in a democracy. It's very shocking that all this happened in the presence of the police. Police are supposed to uphold the Constitution of India and the rule of law, but they are conniving that or not doing their duty. This is a very sad state of affairs. Stern action will be taken against this culprits, and certainly I'll give 24 hours to see that the culprits are apprehended. Otherwise, serious action which is demanded under the Constitution of India and the rule of law will be taken. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला, शांति और सुरक्षा पर बहस के दौरान भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि हर साल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर झूठा प्रचार करता है, जबकि उसका खुद का मानवाधिकार रिकॉर्ड शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जो देश अपने ही नागरिकों पर बम बरसाता है और महिलाओं के साथ नरसंहार और बलात्कार जैसे अपराध करता है, वो केवल दुनिया को गुमराह कर सकता है।
Unfortunately fated to listen to the delusional tirade of Pakistan against my country, especially on Jammu and Kashmir, the Indian territory they covet. Our pioneering record on women, peace and security agenda is unblemished and unscathed. A country that bombs its own people, conducts systematic genocide, can only attempt to distract the world with misdirection and hyperbole. This is a country that conducted Operation Searchlight in 1971 and sanctioned a systematic campaign of genocidal mass rape of 400,000 women citizens by its own army. The world sees through Pakistan's propaganda. अब खबर बिहार में आई बाढ़ की। उत्तरी बिहार में पिछले 4 से 5 दिनों से हो रही बारिश के कारण इस सीजन में पहली बार कोसी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कोसी बराज से आज सुबह 1,62,610 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सुपौल सदर, मरौना, किशनपुर और सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सुपौल में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ के प्रकोप झेल रहे हैं। वहीं सहरसा की 30 पंचायतों के सैकड़ों गांव में बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कारण हजारों एकड़ में खड़ी धान की फसल बर्बाद हो गई है। कई स्कूलों में पानी घुसने से डीएम ने 2 दिन के लिए स्कूल बंद करने का निर्देश दिया है। परमान नदी का बांध टूटने से फारबिसगंज प्रखंड के पिपरा पंचायत में कई मोगल्ले बाढ़ की चपेट में हैं। किशनगंज के महानंदा और कनकई नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से कोचा धामन प्रखंड के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। कुछ दिनों से नेपाल और भारतीय क्षेत्र नदी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। उसके कारण जो है कि सीमावर्ती नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तो 3 प्रखंडों में दिगलबंग, टेढ़ाकाछ और ठाकुरगंज में 4 जगह कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। जो लोग अपने घरों से निकलना चाह रहे थे उन लोगों को कल ही रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीआरएफ की 4 टीमें अलग अलग जगह तैनात हैं जो लोगों को सुरक्षित निष्कासन में मदद कर रही हैं। और सारा जो भी सहयोग की जरूरत है वो हम लोग एसओपी के अनुसार हम लोग पूरा कर रहे हैं। अब खबर नेपाल से। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची हुई है। अब तक 52 लोगों की मौत की पुष्टि है, जबकि 9 लोग लापता हैं और 29 घायल बताए जा रहे हैं। नेपाली सेना ने रसुवा जिले के गोसाईकुंड ग्रामीण नगरपालिका स्थित बांध स्थल में फंसे 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। वहीं लापता हुए लोगों की तलाश में सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल बदल गया है। अक्टूबर की शुरुआत में राज्य में ठंड ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और मनाली में सीजन की ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं। हालांकि टूरिस्ट के चेहरे पर रौनक आ गई है और कारोबारी भी पर्यटकों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि राज्य में आई आपदा के कारण हुए नुकसान के बाद इस बार की बर्फबारी फायदेमंद साबित हो सकती है। पर्यटकों के आने की यहाँ पे ज़्यादा उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। अभी जो ताज़ा बर्फबारी हुई है इससे जो है टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अभी तक जो है पर्यटकों की संख्या में बहुत कमी हो गई थी। इस ताज़ा हिमपात से जो है पर्यटकों के बढ़ने की आशंका है। इसमें जो है जो ताज़ा हिमपात जो इलाके में हुआ है इससे जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस की जा रही है। पहले जो है धूप जब खिलती थी तो इलाके में जो काफ़ी गर्मी होती थी, मगर अब ताज़ा हिमपात होने के कारण जो है ठंड का प्रकोप जो है वो काफी बढ़ अटल टनल के पास बर्फबारी हो रही है। और अगर ऐसे ही मौसम रहा तो जो कुल्लू घाटी की ऊंची चोटियां हैं वहां पे भी मुझे लगता है कि बर्फबारी जो है शुरू हो जाएगी। बहुत फायदेमंद है हमारे लिए मौसम और बर्फबारी, क्योंकि आपदा से बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार जो है जिला कुल्लू में हुआ है। और ऐसे में हमारे जो पर्यटन कारोबारी है उनके लिए ये आने वाले समय के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि देश भर से लोग जो है सैलानी जो है यहाँ बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। ऐसे में हमारे लोगों को भी जो है अच्छा कारोबार जो होगा, क्योंकि बहुत लॉस इस बार हुआ है के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। अगर बर्फ होती है तभी टूरिज्म का ज़्यादा फ्लो बढ़ता है। मुझे तो लगता है ये बर्फ जो है बहुत ही मनाली के लिए बहुत ही अच्छा वो संकेत है और टूरिज्म इससे बहुत बढ़ेगा। ठंड तो आप देख ही रहे हैं कि जैकेट लगनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, क्योंकि विंटर स्टार्ट ही हो गया है। तो विंटर ने दस्तक दे दी है और बर्फ डे बाई डे ऊंचे पहाड़ों में भी गिर रही है और हमारे रोहतांग और अटल टनल में भी गिर रही है। जम्मू कश्मीर के बद्रवाह घाटी में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलदांडा चट्टरगला में मौसम की पहली बर्फबारी देखी गई है। घाटी की खूबसूरत वादियों में इस सीजन की पहली बर्फबारी को देख सैलानियों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे हैं।
जिन लोगों को इतनी जल्द बर्फ देखने की उम्मीद नहीं थी, उनके लिए यह अनुभव किसी सपने के सच होने जैसा रहा है। बर्फबारी ने मैदानों को सफेद चादर से ढक दिया है और सर्दियों की शुरुआत का संकेत दे दिया। आए पर्यटकों ने इस अनुभव को यादगार बताया है। वहीं स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि सर्दियों के जल्द आने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे सीजन से पहले स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। भद्रवाह में जो है इस टाइम जो है स्नोफॉल हो रही है, इस टाइम जो है सफ़ेद चादर बिछ चुकी है और यहाँ पर आए डाइवर्ट हो जाए। टूरिस्ट बाहर से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट पे ये सारा जो है दारोमदार है कि वो किस तरह से काम करेंगे भद्रवाह के लिए, और यहाँ के लोकल्स को भी फ़ायदा होगा उस चीज़ से और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर जो है ये जगह हो जाए। मैं दिल्ली से आया हूँ, टोटली मैं ड्राइव करके आया हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ तक पहुँचने पे मेरे को बर्फ़ मिल जाएगी। इट वाज अ सुपर फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। लाइव बर्फ़ देख के तो मज़ा ही आ गया। बहुत ही अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, वो चारों तरफ एकदम वाइट हो गया है, तो इट वाज अ सुपर एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइव स्नोफॉल हो रहा है और मतलब पूरा वाइटिश है, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते क्या है एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई के तट पर पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज नैट पोलरिक्स के 10वें संस्करण का आयोजन किया। ये द्विवार्षिक आयोजन समुद्री तेल रिसाव से निपटने के लिए भारत की तैयारियों को मजबूत करने का प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यास है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक और NOSDCP के अध्यक्ष परमेश शिवमणि ने अभ्यास की समीक्षा की और ऑपरेशनल रेडीनेस, रिस्पांस कोऑर्डिनेशन और अंतर एजेंसी तालमेल का आकलन किया। इस 2 दिवसीय अभ्यास में 32 देशों के 40 विदेशी पर्यवेक्षकों और 150 से ज्यादा राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम 27वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना यानी कि NOSDCP मीटिंग के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान तकनीकी सत्रों में वर्तमान प्रासंगिकता के विषयों पर प्रस्तुतियां दी गईं। इनमें नडल स्पिल्स और उनके पर्यावरणीय प्रभाव, खतरनाक और हानिकारक पदार्थों पर केस स्टडी और साथ ही स्पिल के बाद निगरानी और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी सेनेट एक बार फिर फंडिंग बिल पास कराने में असफल रही, जिसके कारण अमेरिका में सरकारी कामकाज लगातार 7वें दिन बंद रहेगा। इस बीच व्हाइट हाउस ने बड़े पैमाने पर छंटनी की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर शटडाउन खत्म होता है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करने के लिए वे तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक नया ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका में अन्य देशों से आने वाले सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ये कदम अमेरिकी ट्रकिंग उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लगभग 73% घरेलू माल ढुलाई करता है। अमेरिका में लगभग 20 लाख लोग भारी ट्रक ड्राइवर के रूप में कार्यरत हैं। प्रमुख ट्रक निर्यातक देशों में मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड शामिल हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2024 में अमेरिका ने कुल 2,45,764 मध्यम और भारी ट्रक आयात किए, जिनकी कुल कीमत $20.1 अरब थी। इनमें से $15.6 अरब के ट्रक मेक्सिको से आए, जबकि $4.5 अरब के ट्रक कनाडा से। ये ट्रक लॉजिस्टिक्स, निर्माण और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं। खेल जगत की खबरों का रुख कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज और T20 सीरीज के पहले 2 मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। मानस लाबुशेन को ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। लाबुशेन का ड्रॉप होना कोई सरप्राइज नहीं है। पिछले 10 वनडे पारी में उनका सर्वोच्च स्कोर 47 है। वहीं मिशेल स्टार्क की वनडे टीम में वापसी हुई है। स्टार्क ने नवंबर 2024 के बाद कोई वनडे नहीं खेला है। ग्लेन मैक्सवेल कलाई की चोट के चलते T20 टीम में वापसी नहीं कर सके हैं। मैक्सवेल को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान कलाई में फ्रैक्चर हो गया था। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने प्रतियोगिता में जीत के साथ शुरुआत की है। इंग्लैंड ने गुवाहाटी में ही खेले गए अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। वहीं बांग्लादेश ने अपना पहला मैच कोलंबो में खेला था और पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी। फिलहाल अंक तालिका में इंग्लैंड की टीम तीसरे और बांग्लादेश की टीम चौथे स्थान पर है।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।